इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की यूनिट। तो सपोज एक केमिकल इक्वेशन है A of A plus B of B react to form X of X plus Y of Y। तो इसके लिए अगर केसी हम लिखते हैं तो केसी कैसे लिखेंगे? X रेज टू पावर X, Y रेज टू पावर Y, A टू द पावर A एंड B टू द पावर B, ऐसे लिखेंगे। सभी बच्चों को पता चल गया अभी। अब इसका केसी कर ले। केसी का मतलब क्या? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट कंसंट्रेशन, ठीक है ना। कंसंट्रेशन टर्म्स में लिख रहे हैं तो कंसंट्रेशन टर्म्स में लिखेंगे तो इनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आ जाएगा? मोल पर लीटर आएगा सबका, है ना। मोल पर लीटर, मोल पर लीटर आ गया, मोल पर लीटर। अब मोल पर लीटर में आगे यहाँ पे क्या लगा देंगे? एक्स प्लस वाई माइनस ए प्लस बी, ठीक है। इस टाइप से हम इसको निकालते हैं। तो इसका मोल पर लीटर और यहाँ पे हम लगा देंगे डेल्टा एन। समझ में आया आपको? मोल पर लीटर डेल्टा एन लगा देंगे तो हमारे पास में केसी की क्या आ जाएगी? यूनिट आ जाएगी। जैसे ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखो, अगर हमारे पास में एक केमिकल रिएक्शन है H2 प्लस I2 2HI, ये केमिकल रिएक्शन है। तो यहाँ पे डेल्टा एन निकालो सबसे पहले। तो डेल्टा एन क्या है? 0, है ना। तो केसी की यूनिट क्या निकालेंगे? केसी की यूनिट कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखो। केसी इक्वल टू मोल पर लीटर डेल्टा एन। यहाँ डेल्टा एन 0 कैसे आया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में H2 का मोल कितना है? 1। आयोडीन का मोल कितना है? 1। HI का मोल कितने हैं? 2। तो 2 माइनस 2 कितने हो गए? 0। तो Kc इक्वल टू मोल पर लीटर की पावर 0। तो Kc इक्वल टू नो यूनिट, कोई भी यूनिट नहीं होगी Kc की। इस इक्वेशन के लिए कोई भी यूनिट नहीं होगी। एक और इक्वेशन का हम एक और इक्वेशन देख लेते हैं। एक और इक्वेशन में बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। इक्वेशन है हमारे पास में N2 प्लस H2 गिव्स 2NH3, ये इक्वेशन है। इसके लिए Kc की वैल्यू निकालो, यूनिट ऑफ Kc निकालो। कैसे निकालेंगे? मोल पर लीटर टू द पावर डेल्टा एन। सबसे पहले हमें डेल्टा एन पता चलना चाहिए, इसके लिए आएगा माइनस का 2। तो इसके लिए Kc की यूनिट हो जाएगी मोल पर लीटर -2। ये इसकी क्या हो जाएगी? यूनिट ऑफ Kc, ठीक है। समझ में आया बात? समझ में आ रही है? इसी टाइप से एक और इक्वेशन लेते हैं PCl5। ये डिसोसिएट होता है किसमें? PCl3 प्लस Cl2 बनाता है। तो इसके लिए Kc की यूनिट लिखते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डेल्टा एन इसके लिए। तो इसके लिए डेल्टा एन आएगा 1। कैसे आएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट की साइड में इसका कितना मोल है? 1 प्लस 1 कितने हो गए? 2। 2 माइनस 1 ये एक है, इसका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ PCl5 एक है। तो 2 माइनस 1 1 आ जाएगा। तो Kc की वैल्यू हो गई मोल पर लीटर की पावर 1। तो इसका मतलब हो गया मोल पर लीटर, ठीक है। अब अगर हमें Kp की वैल्यू निकालनी हो, Kp की वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट प्रेशर, ये हमें निकालना हो, कैसे निकालेंगे? Kp की वैल्यू कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखेंगे तो Kp की वैल्यू निकालने के लिए जो भी यूनिट्स दे रखी है ना, जैसे ये Kp का मतलब ये क्या है? प्रेशर पे है। तो प्रेशर का मतलब यहाँ पे किस टर्म्स में लेंगे हम? एटमॉस्फेयर या बार के अंदर लेंगे। जैसे ये इक्वेशन है हमारे पास में, ये इसके लिए अगर हमें Kp निकालनी है तो यहाँ पे इसकी यूनिट हो जाएगी बेटा एटीएम। एटीएम का मतलब है एटमॉस्फेयर -2, ठीक है। और ये हम क्या लिखेंगे इसको? बार -2। हम इसको एस टाइप से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। समझ में आया? अगर Kc की वैल्यू हमारे पास में ये आती है, कौन सी? मोल पर लीटर आती है।
अगर Kc की वैल्यू हमारे पास में मोल पर लीटर आती है तो Kp की वैल्यू क्या आ जाएगी, बार आ जाएगी, या फिर इसको हम क्या लिख देंगे, एटमॉस्फेयर में भी लिख सकते हैं। तो इस टाइप से हम Kc और Kp की वैल्यू इसकी वेट फाइंड करते हैं। बात समझ में आई, समझ में आ गई आपको? ठीक है, अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम को कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। बच्चों तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारे पास में, फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? इससे पहले जो हमने पढ़ा था ना, आज से 2 दिन पहले, वो हमने पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम। दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इक्विलिब्रियम के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे हमने, आज हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? तो सबसे पहला फैक्टर है बच्चों कंसंट्रेशन, ठीक है, चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन सबसे पहला फैक्टर तो ये है, ठीक है। सेकंड है चेंज इन प्रेशर, प्रेशर में भी तो हम चेंजेस कर सकते हैं, सेकंड फैक्टर ये हो गया। थर्ड फैक्टर है बच्चों चेंज इन टेम्परेचर, थर्ड फैक्टर। फोर्थ फैक्टर है हमारे पास में एडिशन ऑफ ए कैटलिस्ट, कैटलिस्ट। और फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास में एडिशन ऑफ ए इनर्ट गैस, ठीक है। ये 5 फैक्टर हम डिस्कस करेंगे। तो ये सारे फैक्टर हम एक मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉ के ऊपर डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है ली सेटलियर प्रिंसिपल। क्या नाम है उसका? ली सेटलियर प्रिंसिपल। तो इसको ली कैटलियर प्रिंसिपल भी बोलते हैं, कोई ली सेटलियर भी प्रिंसिपल बोलते हैं, आपको जैसे सुटेबल हो उस हिसाब से आप उसको प्रोनाउंसिएशन उसका कर सकते हैं। देखो ध्यान से देखो, जैसे एक मेरे पास में ये रिएक्शन है इक्विलिब्रियम पे, ठीक है। इसके नंबर ऑफ मोल्स 3 होते हैं, पता है सभी को। ये 2 मोल्स ये बनते हैं, 1 मोल नाइट्रोजन गैस लेते हैं, ये सब क्या है, गैस फॉर्म में। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस रिएक्ट विद 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस टू फॉर्म 2 मोल ऑफ अमोनिया। ये रिएक्शन किस फॉर्म में? अभी इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है। इक्विलिब्रियम का पता है आपको, समझ में आ गया होगा। जिस रेट से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन डिसोसिएट होकर आपस में कंबाइन होकर अमोनिया गैस बनाती है, उसी मतलब उसी रेट से नाइट्रोजन अमोनिया गैस भी क्या करती है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस बनाती है। मतलब रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ में चेंज नहीं हो रही है, उसे हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम की कंडीशन। अब इस इक्विलिब्रियम की कंडीशन को हम कैसे डिस्टर्ब कर सकते हैं? डिस्टर्ब करने का मतलब है इस इक्विलिब्रियम की कंडीशन को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो चेंज करने के तरीके कुछ है बच्चों, कौन कौन से तरीका है? सबसे पहला तरीका तो ये है कि आप कंसंट्रेशन में चेंजेस कर दो। किसकी कंसंट्रेशन में चेंज करें? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में चेंज करें या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज करें? किसी की भी कंसंट्रेशन में आप चेंज कर दो। चाहे आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को चेंज करो, चेंज करने का मतलब क्या है, या तो इनकी कंसंट्रेशन को बढ़ा दो या फिर इनकी कंसंट्रेशन को क्या कर दो, कम कर दो। सिमिलरली इन प्रोडक्ट साइड आल्सो we can increase the concentration of ammonia as well as we can decrease the concentration of ammonia. अगर सपोज फर्स्ट हम केस मानते हैं कि रिएक्टेंट जो है ना, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, इनकी कंसंट्रेशन हम चेंज करते हैं, मतलब इनकी कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं। इनकी कंसंट्रेशन अगर हम बढ़ा देते हैं, जैसे हमने 1 मोल इसका लिया, 3 मोल ये लिए, तो हम इसकी कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं।
मतलब अगर हम ज़्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस डालते हैं, तो क्या होगा? ये इक्विलिब्रियम का क्या होगा? इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा फिर। इक्विलिब्रियम अटेंड नहीं रहेगा। मतलब ये जो रिएक्शन है ना, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में नहीं रहेगी। कब? जब हम इसकी कंसंट्रेशन को क्या करते हैं बच्चों? चेंज करते हैं। या तो इसकी कंसंट्रेशन को हम इंक्रीज करवा दें या इनकी कंसंट्रेशन को डिक्रीज करवा दें। सिमिलरली प्रोडक्ट साइड में कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दें, डिक्रीज कर दें, तो इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा। इक्विलिब्रियम या तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा या फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। कैसे शिफ्ट होगा? ध्यान देंगे, जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो क्या होगा? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस ज़्यादा रिएक्ट करेंगे, और ज़्यादा रिएक्ट करेंगे तो ज़्यादा अमाउंट में अमोनिया गैस बनेगी, है ना? तो ज़्यादा अमाउंट में अमोनिया गैस बनेगी तो ये जो इक्विलिब्रियम है ना, वो कौन सी डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा? ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। इसी टाइप से अगर हम नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस की कंसंट्रेशन कम कर देते हैं, इसकी कंसंट्रेशन हम कम कर देते हैं, इसका अमाउंट हम कम कर देते हैं, तो क्या होगा? अमोनिया गैस है ना, इसको इक्विलिब्रियम में लाना होगा, तो ये अमोनिया गैस क्या करेगी? अमोनिया गैस वापस डिसोसिएट होकर नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस बनाना स्टार्ट कर देगी। तो इस टाइप से इक्विलिब्रियम में चेंजेस होता है जब हम कंसंट्रेशन में चेंजेस कर देते हैं। इसी टाइप से जब हम प्रेशर में चेंजेस करते हैं, कोई भी रिएक्शन अगर अब एक कांस्टेंट प्रोसेस प्रेशर से हो रही है, अब उसमें अगर हम प्रेशर में कुछ चेंजेस कर देते हैं, गैस के प्रेशर में कुछ चेंजेस कर देते हैं, तो इक्विलिब्रियम कौन सी डायरेक्शन में जाएगा? फॉरवर्ड जाएगा, बैकवर्ड जाएगा, उसके बारे में डिस्कशन करना है। फिर अगर हम कोई भी रिएक्शन एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर हो रही है, मतलब एक किसी भी रिएक्शन के लिए टेम्परेचर फिक्स होता है, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर रिएक्शन प्रोसीड होती है। अब अगर हम रिएक्शन हो रही है उसमें टेम्परेचर को चेंज कर दें, टेम्परेचर इंक्रीज कर दें या टेम्परेचर को डिक्रीज कर दें, तो आपको पता है बच्चों, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, तो दो टाइप की रिएक्शन होती है, आप सभी बच्चों को पता होगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होती है। क्या होती है? इसमें हीट रिलीज होती है। और एंडोथर्मिक क्या होती है? जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। हीट क्या होगी? इसमें एब्जॉर्ब होगी, उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर हमारे पास में कैसी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और हमने क्या कर दिया? टेम्परेचर को भी बढ़ा दिया। ऑलरेडी वो रिएक्शन कैसी है? एक्सोथर्मिक है, हीट को रिलीज करना चाहती है, और उल्टा, और हम क्या कर रहे हैं? टेम्परेचर उसको सप्लाई कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो इक्विलिब्रियम है ना, वो बैकवर्ड डायरेक्शन में आने लग जाएगा, है ना? बैकवर्ड डायरेक्शन में आने लग जाएगा। इसी टाइप से अगर कोई रिएक्शन कैसी है? एंडोथर्मिक रिएक्शन है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन में हमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या है? वो हीट को एब्जॉर्ब करना चाहती है और हम उसको टेम्परेचर सप्लाई कर रहे हैं, तो इसके लिए क्या हो गई? ये फेवरेबल कंडीशन हो गई, तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। इसी टाइप से अगर हम कैटलिस्ट ऐड कर देते हैं, इक्विलिब्रियम में है कोई भी रिएक्शन, और उस इक्विलिब्रियम की कंडीशन में अगर हम कैटलिस्ट ऐड कर देते हैं, तो कैटलिस्ट का काम क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाना। रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करना? बढ़ाना। अगर हम पॉजिटिव कैटलिस्ट ले लेते हैं तो वो क्या करेगा? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को बढ़ाएगा।